कोयल! क्या बचपना है ये? मैं बच्ची नहीं हूँ अंकल, नहीं नहीं मैं बच्ची। मुझे अपनी जायदाद चाहिए अभी, राइट नाउ। बचपना नहीं तो ये क्या है? पैर पटकना, जिद करना, सामान फेंकना, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं सही टाइम पर सही काम करूंगा। नाउ गो टू योर रूम, इट्स एन ऑर्डर। I just hate you, uncle. I hate you. अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे आपके पास कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। कर्नल साहब, कोयल अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वो शायद नहीं जानती कि ये सब कुछ आप उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी राय मांगी कोटियन। सॉरी सर। ये मेरा और मेरी भतीजी के बीच का मामला है, तुम सब इससे दूर रहो, अंडरस्टैंड? जी सर। वो आपके सीए मिस्टर प्रजापति आपका इंतजार कर रहे हैं सर। मीटिंग टाइम से 6 मिनट पीछे है। यू सिविलियंस टाइम की वैल्यू नहीं जानते। एवरी सेकंड काउंट, यू अंडरस्टैंड? गो एंड सेंड हिम। मिसेस गोम्स। सर। 4:55 हो चुके हैं। ठीक 5 बजे मुझे मेरी चाय चाहिए, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। सर। तुम्हें शूट करने का जी चाह रहा है प्रजापति? क्या बकवास ऑडिट करके लाए हो अकाउंट का? अरे तुमसे अच्छा सीए तो ये मेरा पीए है। कल सुबह 11:20 तक मुझे ये प्रॉपर ऑडिट चाहिए, अंडरस्टैंड? पक्का पक्का कर्नल साहब। वो कोयल अपनी जायदाद में से कुछ एडवांस मांग रही थी। मुझसे बिना पूछे कुछ मत दो उसे, नादान है वो, उसे कुछ समझ नहीं है। 6 महीने बाद कोयल के 25वें जन्मदिन पर मैं उसे उसकी पूरी जायदाद सौंप देना चाहता हूं। उसके पिता की वसीयत के मुताबिक सही समय पर। उसके बाद वो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छी बात है कर्नल साहब, कोयल पे जायदाद का बोझ पड़ेगा। तुमसे राय पूछी? यू कैन गो नाउ। रो मत कोयल बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। नहीं मिसेस गोम्स, अंकल मुझे मेरे ही जायदाद के लिए ऐसे तड़पा नहीं सकते। मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी लॉयर से बात करूं। तू अंकल पर केस करेगी? अंकल नहीं है वो, नहीं है मेरे अंकल, वक्त के पावन जल्लाद है। काश वो मेरी जिंदगी में नहीं होते, काश। केडी, मैं कोयल धनराजगीर। मेरे स्वर्गवासी माँ बाप मेरे नाम 90 करोड़ छोड़ गए थे और उस जायदाद के ट्रस्टी मेरे अंकल, मेरे ताया जी, रिटायर्ड कर्नल मानिक धनराजगीर है। वो बहुत सख्त है और मुझे अपने ही पैसों के लिए उनसे पूछना पड़ता है। That's not nice at all. Exactly. Mrs. Bilimoria, glass of cold water for her. She's very hyper. Best बैठिए. Thank you.
हाँ, तो आपके अंकल कब तक आपके जायदाद के ट्रस्टी रहेंगे? मेरे 25 साल होने तक। वैसे किसी लड़की को उम्र पूछना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस केस में तो पूछना पड़ेगा। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल 6 महीने। 24 साल 6 महीने। जी। ठंडा पानी। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 6 महीने इंतजार कर लीजिए, आपको आपकी जायदाद मिल जाएगी। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वो पैसे अभी और अभी चाहिए। अगर 6 महीने बाद अगर मेरे अंकल ने इरादा बदल दिया तो मैं मुश्किल में आ सकती हूँ। मिस धनराजगीर, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके ताया जी अपना इरादा बदल देंगे? वो मुझे नादान और नासमझ समझते हैं। खैर, आप ये बताइए, क्या आप मेरा केस लेंगे या नहीं? वरना मेरे पास और भी वकील है। देखिए, आप अगर समझदार हैं तो आपका केस तो मैं लूंगा ही। हाँ, बिल्कुल, मैं समझदार हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट? यस, ऑफ कोर्स। आपको तो देखकर ही पता चल जाता है कि आप समझदार हैं। चलिए, तो मेरी एक सवाल जो मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रहा है, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज मुझे। एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल आपकी ताया जी की तरह खड़ूस, और एक लड़की थी बड़ी प्यारी, बिल्कुल आपकी तरह। तो एक दिन बुजुर्ग ने लड़की से कहा कि बाजार जाओ और ऐसी कोई चीज लाओ जो इतनी बड़ी हो कि पूरा कमरा भर जाए, और इतनी छोटी भी हो कि जेब में फिट हो जाए। आई कांट फाइंड द आंसर। बताइए, आप समझ में आया कुछ? इतनी बड़ी चीज जो कमरा भर जाए जी। और इतनी छोटी जो जेब में आ जाए। जी। ये कैसा बचकाना सवाल है? मैं ये जवाब नहीं दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरा जवाब सुन लीजिए। मुझे लगता है कि 90 करोड़ रुपयों के लिए 6 महीना इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं। यू शुड वेट। मैं बच्ची नहीं हूँ जो सब सलाह देते रहते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। यू गॉट इट? चाय, कॉफी? ओह वेल। वो वकील का आइडिया बेकार निकला। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा नयन, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, समझे? तुम्हें पता है ना, मैं 6 महीनों तक इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हारे अंकल को मैं संभाल लूंगा। सावंत, तुझे पता है, सच तो यह है कि केडी पाठक मेरे बिना एक केस भी नहीं जीत सकता। मैं एक फोन घुमा दूं ना। हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मालिक धनराजगीर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। 1 मिनट सर। दवे सर, एक कंप्लेंट है, कर्नल धनराजगीर। कौन कर्नल? अरे सर, बड़ा ही खड़ूस आदमी है, लेकिन लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता। 1 साल तक उसके बंगले के बाहर मेरी पोस्टिंग थी। आप बात करो। हेलो, मेरी भतीजी कोयल मुझे मारना चाहती है। हेल्प हेल्प। लेकिन आप, हेलो हेलो, चल सावंत। इंस्पेक्टर साहब, कर्नल का है? ऊपर कमरे में वहाँ एक आदमी है, मैंने उसे बंद करके रखा है। अब जल्दी चलिए प्लीज। चलो। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा कर्नल को। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया।
कोयल, बताओ ना इन्हें, मैंने कर्नल को खून नहीं किया। Kerry, you only can help me, please help me. मेरे अंकल का मर्डर हो गया और उसका इल्जाम मेरी नयन पर, मेरी दोस्त नयन पर है. Please, only you can help me. I will. Calm down. Sit down. No, you listen to me. You can only help me. अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं जीती जी मर जाऊंगी. कुछ नहीं होगा. मैं मर जाऊंगी. Calm down. I'll die. Nothing will happen. Calm down. No, you listen to me. Help me, please. Mrs. Bimore, Please, no, Kerry, listen to me. You have to help me. मिस धनराजगिर, ठीक 10:45 पर कर्नल धनराजगिर का खून हुआ। जब हम वहां पहुंचे तो हमने इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा। तुम्हारा पूरा नाम नयन चक्रवर्ती है और तुम एक पेंटर हो, आर्टिस्ट। जी। उस दिन कर्नल धनराजगिर के बंगले में, उनके कमरे में तुम क्या कर रहे थे? जी, कोयल के कहने पर मैं कर्नल धनराजगिर को कन्विंस करने गया था कि उसकी जायदाद उसे दे दे। और जब वो नहीं माने तो तुमने उन्हें धमकी दी और गुस्से में आकर उन्होंने पुलिस को फोन किया और उस दौरान तुमने इस चाकू से कर्नल का मर्डर किया। नहीं, मैं जब उनके कमरे में पहुंचा तो उनकी लाश ऑलरेडी फर्श पर पड़ी हुई थी। तुम उनके कमरे में कितने बजे पहुंचे? मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। पर तुम्हारे हाथ में चाकू था और उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो जिंदा हैं। इसीलिए मैंने चाकू निकालने की कोशिश करी और मेरे उंगलियों के निशान। या तो तुम हमें बेवकूफ समझते हो या फिर खुद बेवकूफ हो जो कत्ल के औजार पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ोगे। और उस हथियार के साथ तुम्हें देखा मिसेस गोम्स ने, उस घर की हाउसकीपर। जब कमरे में आई तो मैंने इस लड़के को कर्नल की लाश के ऊपर चाकू पकड़े हुए देखा था। अब तो और भी पक्का हो गया कि खून तुम ही ने किया नयन। योर ऑनर, इस केस में एक अहम सच ये है कि कर्नल साहब का कत्ल सुबह ठीक 10:45 पर हुआ। नयन उस कमरे में एग्जैक्टली कितने बजे गया, ये ना तो नयन को खबर है ना ही मिसेस गोम्स को। टाइम इज ऑफ एसेंस इन दिस केस। इसीलिए योर ऑनर, कातिल तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन कौन उस कमरे में कितने बजे गया। हाँ तो मिसेस गोम्स, सबसे पहले उस दिन आप कर्नल साहब के कमरे में गई थी। जी। क्या टाइम हो रहा था तभी? कर्नल टाइम के एकदम पक्के थे। वो हर काम एग्जैक्ट टाइम पे करते थे। उस दिन भी सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे मैं उनको दवाई देने गई थी। सर, मेडिसिन का टाइम हो गया। गर्मी हो रही है, एसी ऑन करो। मिसेस गोम्स, अगर ये आर्मी होती तो मैं आपका कोर्ट मार्शल कर देता। आप मेरी एम्प्लॉय होकर उस लड़की का साथ दे रही हैं। सर, कोयल मेरी बच्ची जैसी है। उसके जायदाद का पैसा उसके पेरेंट्स और मेरे पुराने एम्प्लॉयज का है। आपका कोई हक नहीं बनता कि... मिसेस गोम्स, अपनी औकात से ऊंचा बोलने की हिम्मत मत कीजिए। तुम कोयल की मां नहीं, उसकी दाई हो दाई। लेकिन वो जब से अकेली हुई है तब से मैंने उसे एक माँ की तरह पाला है। और
आपकी वजह से उसे कोई तकलीफ हो, ये मैं देख नहीं सकती। और मैं भी तुम्हें देखने नहीं दूंगा। ये महीना खत्म होते ही मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ के 30 साल दिए इस घर को। यू कैन डू दिस टू मी। अपनी भतीजी को तुम जैसे भड़काने वाले लोगों से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गेट आउट। थैंक यू। मैंने कर्नल को नहीं मारा। उस दिन मैं उनके कमरे में गई थी 10 बजे, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद बाहर आ गई थी। मिस्टर कोटियन ने देखा था मुझे बाहर निकलते हुए। यस योर ऑनर, मिसेस गोम्स बिल्कुल सच बोल रही है। मैं कर्नल साहब के ऑर्डर के अनुसार रोज 10:05 पर उन्हें उनके अपॉइंटमेंट की लिस्ट देता था। कम इन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये एसी भी तुम्हारी तरह स्लो है। इसका टेम्परेचर लो करो। जी सर। सारी अपॉइंटमेंट्स का ऑर्डर गलत है। कोटियन, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। टाइम की वैल्यू नहीं है तुम्हें। एवरी सेकंड काउंट्स। अंडरस्टैंड? यस सर। मेरा निकम्मा सीए प्रजापति आने वाला था। आया क्या? जी अभी तक तो नहीं। अरे तो फोन लगा उसे। अगर आज भी वो लेट आया ना तो उसकी नौकरी तो गई। आई विल थ्रो हिम आउट। जी सर, अभी लगा था उसका। मिस्टर कोटियन, आप कर्नल साहब के कमरे से कितने बजे निकले? जी ठीक 10:11 पर। क्या बात है, टाइम तो बहुत अच्छी तरह याद है आपको। जी। एनीवे, आपके बाद कौन गया था उस कमरे में? जी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, मिस्टर प्रजापति, ठीक 10:15 पर। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर प्रजापति, आप कर्नल धनराजगीर के घर 10:15 पर पहुंचे, उनकी मौत से आधा घंटा पहले, राइट? जी, और बंगले पे आते ही मिस्टर कोटियान मुझ पे भड़के। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? प्रजापति जी, 10:15 हो गए। घड़ी देखिए आपने, आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। लेट आप आते और सुनना मुझे पड़ता है यहाँ। तब तो अगली बार मैं और लेट आऊंगा। सोनलाल जी, आप ऊपर आ रहे हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूं, वरना वो वक्त का गुलाम ना फिर से मेरी क्लास ले लेगा। उसे आज ही बस ये चाहिए थी और अब तक रेडी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट, ये पेपर्स लेके निकलते हैं। ठीक है, मैं यहीं। चलो चलो जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी कर्नल साहब, मिस्टर प्रजापति से भेजो। जी। लेट आने के लिए आई एम सो सॉरी सर। वो ट्रैफिक। ऑडिट रिवर्क किया? लाओ। सब कुछ इन ऑर्डर सर। ठीक है, इसकी 4 कॉपीज करवाकर कल इनकम टैक्स ऑफिस में ठीक 2:20 पर मुझे मिलो। 1 मिनट भी लेट मत करना, ओके? सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जा सकते हो। ये एडवोकेट सोहनलाल तुम्हारे साथ आया है? जी नीचे है। तो गधा नीचे क्या कर रहा है? भेजो उसे ऊपर।
जी सर। तो आप उस कमरे में दाखिल हुए 10:22 पर और आप 10:34 पर उस कमरे से निकले। एग्जैक्ट। कर्नल के साथ रहकर हमें हमेशा अपनी घड़ी को बार बार देखना पड़ता था। फिर क्या हुआ? देखिए, सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए, वरना आप जानते हैं कर्नल साहब को, एक बार टाइम फिक्स कर लिया तो। जी जी जी, नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। जी प्लीज। मुझे क्या पता, मैं उनका पीए नहीं हूँ। अरे सोनलाल जी, कहाँ थे आप? हाँ, वो वॉशरूम में था। कर्नल आपको ऊपर बुला रहे हैं। कर्नल साहब? ठीक है, मैं जाके कर्नल साहब। सोहनलाल, वसीयत लाए हो? नहीं साहब, वो कल तक हो जाएगा। Then get lost. Get out from here. कर्नल ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। और आपने खूनी को या कुछ नहीं देखा? देखा मैंने, कोयल धनराज गिर। मिस धनराज गिर, आप अपने अंकल के कमरे में सुबह कितने बजे गई थी? जी 10:35 पर। 10:35 पर? जी। इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? दीवार की घड़ी पर यही टाइम था। यानी कि खून होने से सिर्फ 10 मिनट पहले। 10:35 हुए हैं। ठीक 2 मिनट में अपनी बात पूरी करो और जाओ यहां से। आई एम वेरी बिजी। और हाँ, एसी का टेम्परेचर लो करो, बहुत गर्मी हो रही है। अंकल, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मेरी जायदाद मेरे नाम कर रहे हो या नहीं? मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक जब तक तुम 25 बरस की नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी जायदाद तुम्हें नहीं मिल सकती। अभी 6 महीने बाकी हैं, तब तक इंतजार करो। दैट्स इट। और रुको, ये फोटो देखती जाओ। ये कैप्टन रघुवीर सिंह है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, संस्कारी लड़का है। 6 महीने बाद तुम्हारी शादी मैं इससे करने वाला हूं। पर अंकल। मुझ पर भरोसा रखो कोयल, तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। मैं जो कुछ भी करूंगा ठीक करूंगा। 2 मिनट हो गए, यू कैन गो नाउ। और फिर 10:37 पर आप कमरे से बाहर आई। आपने नयन को अंदर बुलाया। नयन ने कर्नल को आखिरी बार धमकी दी और फिर 8 मिनट बाद 11:15 बजे उनका खून कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मर्डर जितना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? गर्लफ्रेंड नहीं केडी। वाई। योर ऑनर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मर्डर जितना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? गर्लफ्रेंड नहीं केडी। वाई। ये है कोयल धनराज गिर और नयन का मैरिज सर्टिफिकेट जो हमें फैमिली कोर्ट से मिला है। आप कोयल के दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि पति हैं। आप दोनों ने दुनिया से छुपकर शादी की और आपका ये राज 7 महीने के बाद दुनिया के सामने खुलने वाला था। और वो इसलिए क्योंकि कोयल 2 महीने प्रेग्नेंट है।
Silence in the court, please. और इसका सबूत है ये गायनोकोलॉजिकल विजिट्स की रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो हमें होमवेल क्लिनिक से मिले। योर ऑनर, अब मेरी समझ में आया कि क्यों कोयल 6 महीने भी इंतजार नहीं कर सकती थी। कोयल को डर था कि अगर उसके अंकल को उसकी शादी या प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो वो उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। कोयल के पिता की वसीयत के मुताबिक अगर कोयल ऐसी कोई हरकत करती है जिससे कर्नल को गहरा एतराज हो तो वो उस जायदाद को 5 साल और अपने कब्जे में रख सकते हैं। और इस जायदाद के चक्कर में कोयल के कहने पर नयन ने बड़ी बेरहमी से कर्नल धनराजगीर की हत्या की ताकि उसके बाद सारी जायदाद कोयल की यानी कि नयन की हो जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है चाकू पर नयन की उंगलियों के निशान और कर्नल धनराजगीर का वो फोन कॉल जहां उन्होंने साफ कहा कि कोयल उन्हें मारने की धमकी दे रही है। हेलो, मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। It's a crystal clear motive and a crystal clear case, Your Honor. नयन के साथ कोयल को भी हिरासत में लिया जाए। मैं कर्नल साहब के ऑर्डर के अनुसार रोज 10:05 पर उन्हें उनके अपॉइंटमेंट की लिस्ट देता था। ये एसी भी तुम्हारी तरह स्लो है। इसका टेम्परेचर लो करो। आप कर्नल साहब के कमरे से कितने बजे निकले? जी ठीक 10:11 पर। कर्नल ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। और आपने खूनी को या कुछ नहीं देखा? देखा मैंने कोयल धनराजगीर को। मिस धनराजगीर, आप अपने अंकल के कमरे में सुबह कितने बजे गए? 10:35 पर। एसी का टेम्परेचर लो करो, बहुत गर्मी हो रही है। दवे, मैं कर्नल धनराजगीर का कमरा देखना चाहता हूं। अरे दवे, पुलिस स्टेशन में जब कर्नल साहब का फोन आया था तो फोन तुमने उठाया था किसी और ने? सावंत ने। वो साहब, मैंने ठीक 11:15 बजे से पहले फोन कॉल उठाया था और मैंने सुना कि हवलदार सावंत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आवाज जो तुमने सुनी वो कर्नल धनराजगीर की नहीं थी, किसी और की थी। 100% कर्नल की आवाज थी सर। मैं उनके पास 1 साल काम कर चुका हूँ। यूं ही थोड़ी ना पुलिस में भर्ती हूँ सर। मेरे कान बहुत तेज हैं। Well done. और फिर आपने फोन इंस्पेक्टर दवे के हाथों में दिया। यस। इंस्पेक्टर दवे,
कर्नल धनराजगीर ने आपको फोन पे कहा कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है। जी। कुछ देर के लिए अगर मान लें कि नयन उन्हें मार रहा था, तो उन्हें नयन का नाम लेना चाहिए था, राइट? ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो नयन को जानते नहीं होंगे। लेकिन कोई और संकेत दे सकते थे। ये कह सकते थे कि मेरी भतीजी मुझे मरवाना चाहती है, क्योंकि उन्हें कोई और यानी कि एक मर्द मार रहा था। तो कोई और संकेत दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? मरता हुआ आदमी हर डिटेल पे ध्यान थोड़ी देगा। मरता हुआ आदमी डिटेल पे ध्यान नहीं देगा। ओके। पते की बात यह है कि कर्नल धनराजगीर ने मरते समय कोयल का नाम लिया। इंस्पेक्टर दवे, एक बहुत पुरानी कहावत है, मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता। तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो केडी। कोयल इज गिल्टी। एब्सोल्युटली नॉट, प्रोसिक्यूटर साहिबा। कर्नल साहब ने फोन पर जो बात कही थी कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है, ये आपके नजरिए से सच है, लेकिन मेरे नजरिए से झूठ। मिस धनराजगीर ने कर्नल साहब को न मारा है न मरवाया है। तो फिर उन्होंने कोयल का नाम क्यों लिया? ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। कर्नल साहब ने जब पुलिस स्टेशन फोन किया तो सबसे पहले उनकी बात हवलदार सावंत से हुई, जिनको उन्होंने अपना नाम और पता बताया। ये बात तो सच थी, लेकिन जब दवे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है। ये बात झूठ थी। Silence in the court, please. एक ही बात में, योर ऑनर, आधा सच आधा झूठ। मेरी थियरी के अनुसार वो एक नहीं दो आवाजें थी, दो इंसान थे। पहली आवाज कर्नल की, जब उन्होंने हवलदार सावंत से बात की और हवलदार ने उनकी आवाज को पहचाना। लेकिन जब दवे ने फोन पर बात की, तब वो आवाज कर्नल साहब की थी ही नहीं, किसी और की थी। और क्योंकि दवे कर्नल साहब को जानता नहीं था, उसने वो आवाज कर्नल साहब की मान ली। ये कैसे मुमकिन है केडी? एक ही फोन कॉल में दो आवाजें? मेरी थियरी कुछ इस तरह है, योर ऑनर। खून ही खून करने कमरे में आया। कर्नल साहब उसका इरादा समझ गए और तुरंत पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मानिक धनराजगीर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। एक मिनट सर। दवे सर, एक कंप्लेंट है, कर्नल धनराजगीर। इस दौरान खूनी ने टेबल पर पड़े हुए चाकू को उठाकर कर्नल साहब की पीठ में घोंप दिया। कर्नल साहब के हाथों से फोन छीना और वो आखिरी शब्द दवे से कहे, हेलो, मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। एंड योर ऑनर, ये आवाज नयन की नहीं हो सकती। वो भला अपनी पत्नी को क्यों फंसाएगा? ये आवाज किसी और की थी, जिसने हम सबको धोखा दिया, ये जताकर कि कर्नल साहब की मौत के जिम्मेदार या तो उनकी भतीजी है या फिर नयन। दलील तो काबिल तारीफ है केडी, लेकिन इसे साबित कैसे करोगे? ये साबित करके प्रोसिक्यूटर साहिबा कि 10:45 पर कर्नल साहब के साथ उनके कमरे में कौन था। एडवोकेट सोहनलाल या पीए कोटियान, सीए प्रजापति या फिर मिसेस गोम्स। एंड योर ऑनर, मेरे सवाल का जवाब देगा इस केस का सबसे बड़ा गवाह, कर्नल साहब के कमरे में लगी हुई यह घड़ी। लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं मिसेस गोम्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिसेस गोम्स, जस्ट वन क्वेश्चन। आपके बयान के मुताबिक जब आप कर्नल साहब के कमरे में गई तो उन्होंने आपसे एसी ऑन करने को कहा। जी। आपने एसी ऑन किया, उस वक्त एसी का टेम्परेचर क्या था? 22 डिग्रीज। थैंक यू मिस्टर कोटियन। मिसेस गोम्स ने कहा कि जब उन्होंने एसी ऑन किया तो एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री पे था। कर्नल ने आपको टेम्परेचर कम करने को कहा था।
कितना कम किया आपने? जी 4 डिग्री कम, 22 से 18 डिग्री पर। 22 से 18। थैंक यू मिस्टर कोटियन। मिसेस धनराजगीर, आपने अपने अंकल के कहने पर एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए रिमोट उठाया। क्या आपने देखा उस वक्त एसी का टेम्परेचर क्या था? 22 डिग्री, और मैंने एसी का टेम्परेचर 18 कर दिया था। इंटरेस्टिंग मिस धनराजगीर, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अगर आपने टेम्परेचर 22 से 18 डिग्री किया तो मिस्टर कोटियन ने क्या किया था? लेकिन मैंने एसी का रिमोट लेके उसे कम किया था। नहीं मिस्टर कोटियन, आपने एसी के उस रिमोट से एसी का तापमान कम नहीं किया था। आपने एसी के उस रिमोट से दीवार पर लगी हुई घड़ी का समय बदला था। ऑर्डर ऑर्डर। व्हाट नॉनसेंस केडी। एसी के रिमोट से कोई भला घड़ी का टाइम कैसे बदल सकता है? इस घड़ी का बदल सकता है माया फडनिस। योर ऑनर, कर्नल साहब के कमरे में लगी हुई इस घड़ी के पीछे एक रिमोट सेंसर अटैच्ड है जो इस घड़ी की मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, और इस सेंसर को कंट्रोल करता है कर्नल साहब के कमरे के एसी का रिमोट। सरल भाषा में योर ऑनर, अगर उस रिमोट को एसी की तरफ किया जाए तो वो एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, और अगर घड़ी की तरफ किया जाए तो वो घड़ी के समय को कंट्रोल करेगा। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, खूनी ने बड़ी चालाकी से रिमोट उठाकर एसी का टेम्परेचर नहीं बल्कि इस घड़ी का समय बदला। इसे 20 मिनट आगे किया ताकि जो भी उसके बाद उस कमरे में आए उसे गलत समय दिखे। और ये हरकत की किसने? उसी ने प्रोसिक्यूटर साहिबा जिसने इस घड़ी के साथ टैंपरिंग की। उसी ने योर ऑनर जिसके उंगलियों के निशान फॉरेंसिक्स को इस घड़ी के पीछे लगे सेंसर पर मिले। पीए मिस्टर दिलीप कोटिया। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैंने ही घर की सारी घड़ियों का टाइम बदला था, और उसके बाद मैं कर्नल साहब के कमरे में ठीक 10:05 में चला गया, और वहां जाके चुपके से मैंने उनकी घड़ी को 20 मिनट आगे कर दिया। यानी कि जिस समय आप उस कमरे से निकले तो घड़ी का टाइम 10:11 नहीं 10:31 10:31 AM था। जी। लेकिन उसके बाद तो सीए प्रजापति कमरे में आए थे। जी नहीं, यह मिस्टर कोटियन का एक और झूठ था, क्योंकि इनके बाद उस कमरे में और कोई नहीं गया, सीधा मिस धनराजगीर गई थी। Is that correct, मिस्टर कोटियन? जी। और फिर मिस धनराजगीर 2 मिनट बाद उस कमरे से बाहर निकली। नकली टाइम 10:37, असली टाइम 10:17 10:17 AM। और कोयल के बाद कमरे में कौन आया था? कोयल के वहां से जाने के बाद सीए प्रजापति वहां आए, और उनके बाद एडवोकेट सोहनलाल जो कमरे में आए बिना वहां से चले गए। यही सीक्वेंस था ना मिस्टर कोटियन? बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने प्लान किया था। जी, लेकिन ये सारा प्लान मेरा नहीं था। मैंने कर्नल साहब को नहीं मारा है, कर्नल साहब को मारा है उसने। ऑर्डर ऑर्डर। अरे मुंह छिपाने से सच नहीं छिप जाता मिस्टर प्रजापति। आइए कटघरे में
आपका समय समाप्त हुआ। Or should I say your time is up? Your Honor, कोयल के बाद सीए प्रजापति कर्नल साहब के कमरे में दाखिल हुए। हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मानिक धनराज गिर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। हेल्प हेल्प। उनकी जान ली, उनके हाथ से फोन छीना, पुलिस से बात करके उनको गुमराह किया, फिर नीचे जाकर एडवोकेट सोहनलाल को ऊपर भेजा ताकि सबको यह लगे कि कर्नल साहब जिंदा है। एडवोकेट सोहनलाल ने जो आवाज सुनी थी वो कर्नल साहब की नहीं, पीए दिलीप कोटियान की थी। कर्नल साहब। सोहनलाल, वसीयत लाए हो? नहीं साहब, वो कल तक हो जाएगा। Get lost! Get out of here! Am I right, Mr. प्रजापति? जी। और घर की तमाम घड़ियों के साथ एडवोकेट सोहनलाल की घड़ी को भी 20 मिनट आगे कर दिया गया। और मेरा शक आप पर ही है मिस्टर प्रजापति। क्या मेरा शक सही है? हाँ, वहां आने से पहले मैंने जानबूझकर एडवोकेट सोहनलाल की घड़ी की तारीफ की और मुझे बहुत लेट हो गए। हाँ यार, बहुत लेट हो गया। कर्नल चिल्लाए। अरे सोहनलाल जी, बहुत अच्छी घड़ी है। हाँ। कहाँ से ली? वो लास्ट टाइम पेरिस गया था ना, वहाँ से लिया था। काफी महंगी लगती है। हाँ, काफी महंगी है। चलिए, वो लेट हो रहा है। जिस तरह पीए कोटियन ने टाइम को आगे किया था, पुलिस के वहां आते ही उसने उसी तरह टाइम को 20 मिनट पीछे कर दिया ताकि किसी को शक न हो। पीए साहब, सीए साहब, कत्ल आपने किया, ये तो अदालत जान चुकी है। अब कत्ल क्यों किया ये आप बताएंगे या मैं बताऊं अदालत को? कर्नल धनराज गिर के टैक्स ऑडिट में गड़बड़ इसलिए थी क्योंकि मैंने उसमें करोड़ों का हेरफेर किया था। इसलिए मैंने कोटियान को पैसों का लालच देके उसे इस प्लान में शामिल किया। हम दोनों ने ही कमरे की घड़ी का टाइम बढ़ाया ताकि कोयल को लगे कि वो 10:35 पर कर्नल से मिली। इससे हम अदालत में साबित कर सकें कि मैं कोयल से पहले अंदर गया, लेकिन सोहनलाल हमारा झूठ पकड़ सकता था। इसलिए हमने उसकी घड़ी में भी टाइम चेंज किया ताकि उसे भी लगे कि वो कर्नल से 10:45 से पहले मिला, न कि बाद में, जिससे हम कोयल को फंसा सकें और अदालत को लगे कि वो उस कमरे में सबसे आखिर में आई थी और शक उस पर जाता। और फिर नयन के वहां आने से हमें लगा कि अब तो हमारा बचना और भी आसान हो गया। जज साहब, खून मैंने किया है, नया निर्दोष है। The defense rests, Your Honor. यह अदालत मिस्टर प्रभात प्रजापति और मिस्टर दिलीप कोटियन को हिरासत में लेते हुए मिस्टर नयन चक्रवर्ती को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations. थैंक यू केडी। थैंक यू केडी, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. केडी, मुझे आपके पहेली का जवाब मिल गया। अरे वाह, बताओ। कोई ऐसी चीज जो इतनी बड़ी है जो पूरे कमरे को भर दे, और वही चीज जो इतनी छोटी है जो जेब में आ जाए। तो जवाब बताओ। माचिस। Am I right? Well done. I hope इसी तरह तुम दोनों की जिंदगी भी रोशन हो जाए। Wish you all the best. थैंक यू केडी। बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.